नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्वराज करियर। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं की, जो न केवल हमारे देश की रीढ़ है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के नए द्वार भी खोलती है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल की फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से प्रोफेसर सोनाली तंवर, और उनसे जानेंगे कि आज के इस दौर में एग्रीकल्चर एक करियर ऑप्शन के रूप में कितना उपयोगी और प्रभावशाली है। तो कृषि सुनते ही, आपको कृषि नाम सुनते ही सबसे पहले खेत खलिहान, किसान और ग्रामीण परिवेश याद आता है। लेकिन आज का ये समय बहुत बदल गया है और उसमें कैसे करियर की संभावनाएं न सिर्फ आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी उन्नत कार्य करा सकती है, दूसरों से हटके आपको अलग बना सकती हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे आज की खास मेहमान सोनाली तंवर प्रोफेसर हैं, जो कि भाभा यूनिवर्सिटी में। बहुत स्वागत है आपका सोनाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा सबसे पहला सवाल खास तौर पर यह कि मैं अभी शुरुआत उसी से कर रहा था कि ग्रामीण परिवेश में कृषि नाम सुनते हैं, खेत खलिहान, किसान और ग्रामीण क्षेत्र याद आता है। शहरी क्षेत्र से जैसा इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज इस क्षेत्र में भी करियर है और ना सिर्फ छोटा मोटा बल्कि बड़ा करियर है। कैसे हम बता सकते हैं अपने प्रदेश और देशवासियों की कृषि के अंदर कितनी संभावना है? मेरा पहला सवाल यही। जी जरूर, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं अग्रिम बधाई देना चाहती हूँ 26 जनवरी के लिए आप सभी को। और आपको भी शुभकामनाएं। हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो उसी के बारे में आज मैं बात करना चाह रही हूँ। मेरा है। हाँ जी बिल्कुल, आप बोलिए। जी जैसे कि हम जानते हैं कि कृषि एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय के चलते हम किस तरह से इसमें अपना करियर बना सकते हैं, इसमें क्या क्या संभावनाएं होती है, किस तरह से आगे बच्चे अपना रुचि दिखा सकते हैं, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि हम बीएससी एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, 12th में कौन से बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़ाई करें, आगे चल के वो क्या करें, इन्हीं सारे विषयों के बारे में चर्चा है। तो सबसे पहले संभावना की बात आती है तो कृषि एक बहुत ही विस्तृत और बृहद सब्जेक्ट है। इसका कोई अंत नहीं है। इसमें हम जितना भी पढ़ेंगे या जितना भी करेंगे वो कम ही होता है। तो अगर हम करियर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा 12th पास आउट बच्चा है, ये जो अभी 12th में एग्रीकल्चर से पढ़ रहा है या साइंस सब्जेक्ट से पढ़ रहा है, वो बच्चे इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, साइंस वाले या एग्रीकल्चर वाले। तो जैसे कि हम लोग दो तरह से एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। एक तो होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और आजकल एक होता है डायरेक्ट एडमिशन भी हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं बीएससी के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि 12th में जो बच्चा एग्रीकल्चर से 50% से मार्क्स से पास है या उसका साइंस या बायोलॉजी मैथमेटिक्स से भी 50% से पास है, तो उसका एडमिशन होकर वो बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का जो कोर्स है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन एक चीज और हमने देखी है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में यदि पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आजकल बच्चों को, और आजकल क्या पहले से हम देख रहे हैं, सिर्फ हमने 2-4 चीजें सुनी कि बच्चों को बनाया जाता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कृषि परिवेश से जो निकलते बच्चे उनको भी डॉक्टर इंजीनियर बने और कृषि क्षेत्र छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वो बहुत दौर था। लेकिन अब क्या ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो कृषि के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेते हैं वो उसी परिवार से आए जरूरी है, या फिर कुछ नए बच्चों को भी आप प्रोत्साहित करते हैं जिनका इस फील्ड से कोई नाता नहीं है? देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि जो कृषि से जुड़ा हुआ है या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वही एग्रीकल्चर पढ़े। मैं यहाँ तक कि मैं ये मानती हूँ कि एग्रीकल्चर जो है वो हम सबके कण कण में है, चाहे हम हैं, आप हैं, कोई भी है। बिना एग्रीकल्चर के या बिना अन्न के लाइफ चल नहीं सकती। तो जब तक हमारा जो नॉर्मल बच्चा है जो साइंस से पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स से पढ़ रहा है, बायोलॉजी से पढ़ रहा है या एग्रीकल्चर से पढ़ रहा है, फिर चाहे वो ग्रामीण परिवेश से हो या शहरी परिवेश से हो, तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि वो कैसे है कि आपके लिए आगे स्कोप क्या है, आप किस तरह से उसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो आने वाले 15-20 साल में मैं देखूंगी, या मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर का स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला। क्या हम खाना बंद कर देंगे कभी? क्या खाने का कोई हमारे पास ऐसा अल्टरनेट निकल सकता है कि हम खाना छोड़ के कोई और चीज पर डिपेंडेंसी रखें अपनी? तो वो चीज कभी नहीं हो सकती। लेकिन हम जो चाहते हैं आज की डेट में
कि अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो उसको एक सही मार्गदर्शन मिले, वो एक सही गाइडलाइन से आगे बढ़े। जैसे वो बीएससी एजी कर रहा है, तो उसको ये सही गाइडेंस वाले लोग मिले कि वो आगे अपना करियर किस तरह से बना सके। जैसे कई सारी चीजें हैं जो आगे आप बीएससी एजी कर रहे हो, फिर आप एमएससी एजी करो या आप पीएचडी करो, रिसर्च में आपको जाना है। बीएससी एजी करने के बाद ही बच्चों को बहुत सारे अल्टीमेट स्कोप्स मिलते हैं, वो कर सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ग्रामीण परिवेश का बच्चा करे या एग्रीकल्चर से पढ़ा हुआ बच्चा करे। हाँ, बस वो साइंस से होना चाहिए, तो वो कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो बहुत बृहद सब्जेक्ट है, और वो जैसा मेडिकल फील्ड है या इंजीनियरिंग फील्ड है जो टेक्निकल बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसी तरह से हमारा एग्रीकल्चर भी पूरी तरह से टेक्निकल बेस्ड है। क्योंकि आज की डेट में हम जो चीजें कर रहे हैं या हम जो किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे बढ़े, आगे आए, यही हमारा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा आगे चल के बन रहा है। और आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कि पूरी तरह से अगर हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, आज आप भी हैं, तो आप भी कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज करूं या ऑर्गेनिक फूड यूज करूं। तो क्यों ये हम जरूरी समझ रहे हैं, क्यों हम इसकी इम्पोर्टेंस अब आगे आ रही है? इसीलिए आ रही है ना कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का रोल है, बड़ा रोल है। जरूर। एक और खास चीज हम देखते हैं कि जो किसान परिवार से होते हैं वो 8वीं 10वीं बच्चों को पढ़ाने के बाद, पहले के ये समय चला आ रहा था, अब शायद थोड़ा बदल रहा होगा कि यदि कृषि क्षेत्र में बच्चों का भविष्य बनाना है, उनको किसानी से ही जोड़ना है, तो वो लगा देते थे 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद। लेकिन अब वही बच्चे यदि उनके माता पिता पढ़े और उन्हें लगता है कि नहीं वो कृषि में जुड़े, लेकिन वो बच्चा और पढ़ लिख ले, कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर ले, तो वो एक किसान अपने आप को कितना दूसरे किसान से एक अलग कर पाता है, क्या कुछ और उपलब्धि हासिल कर पाता है? बिल्कुल उपलब्धि हासिल कर पाता है। देखिए, मेरे पास कई सारे ऐसे केस हैं या कई ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत अच्छी जॉब करने के बाद भी आकर फिर से अपने एग्रीकल्चर में अपने जो उनका मेन काम है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फार्मिंग छोड़ दें। हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करें अपने काम पर, अपने खेत पर, तो उससे ही हम डबल ट्रिपल अर्निंग पा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक फार्मर है और वो डायरेक्ट गेहूं को बेचे जाके, तो वो मुझे लगता है 25-30 रुपए किलो का गेहूं बेच रहा है। और अगर वो उसकी फूड प्रोसेसिंग करे, वो उसको जाके दलिया के रूप में कन्वर्ट कर दे या वो आटा बना के बेचे, तो सीधे आप देखिए उसको डबल मुनाफा हो रहा है। तो ये चीज जो हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है कि उसके घर में खेत है तो वो बाद में जाके खेती ना करे। वो बिल्कुल पढ़ा लिखा, जब वो पढ़ लिख के समझ में उसको ये आ गया कि जैसे मैंने आपको फूड प्रोसेसिंग की छोटी सी बात बताई, तो इस तरह की चीजें अगर उसको समझ में आती है और वो अपने फार्म पर जाके करे उसको इम्प्लीमेंट, या अपने फादर को बोले कि मेरे साथ ये चीज है, मैं आपको ये करना चाहता हूँ, तो आप देखिए कि इस तरह से हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, और ऐसे बच्चे या ऐसे परिवार जो सशक्त बनना चाहते हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, तो ये कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो आप अपनी खेती करना छोड़ दीजिए। क्योंकि हम अगर सब ये सोच के आगे बढ़ेंगे या हम सब नौकरी करें, हम सब किसी बड़े जॉब में जाएं या हम कहीं बाहर ही चले जाएं, वो बिल्कुल गलत है। आप अगर जिस करियर को लेकर आगे चुन रहे हो तो उसमें आप अपने परिवार को पहले सशक्त बनाएं। तो ये चीजें बहुत सारी हैं जो हम टेक्निकली बच्चों को सिखाते हैं कि वो किस तरह से बिजनेस में आए और अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए हो, सरकारों के लिए, देश के अंदर एक एग्रीकल्चर, कृषि और किसान ये बहुत संवेदनशील सेंसिटिव इश्यू हो जाता है। सेंसिटिव विषय कि किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसानों की आय को दोगुना किया जाए। यदि वही किसान पूरे देश का पढ़ लिख जाता है तो हम कैसे देखें कि आने वाले 20, 25, 30 सालों में जो एक नई पीढ़ी आएगी, जो कृषि के क्षेत्र में जाएगी, पूरी तरह से पढ़ी लिखी होगी, क्या कुछ बदलाव देश में आएगा, प्रदेश में आएगा उससे? बिल्कुल, डेफिनेटली बदलाव तो देखो हो रहा है, बदलाव आ रहा है। अब तक हमारा किसान वो बेचारा या वो मजबूर किसान नहीं है, वो अपने हितों को लेकर जागरूक हो पाएंगे। हाँ, आज भी वो बहुत सशक्त हो चुका है। आज भी वो अपनी चीजों का, जैसे हम समर्थन मूल्य की बात करें या और भी चीजों की बात करें, तो वो अपने लिए लड़ता है, अपने लिए वो बातें करता है। तो जब वो पढ़ लेता है, लिख लेता है, चीजें उसको समझ में आने लगती है, तो कहीं ना कहीं से, जैसे हम लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कि मैं देखती हूँ कि आज के हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कि मैं ड्रोन की बात कर रही हूँ या मैं कैमराज की बात कर रही हूँ या डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करूँ, रिसर्च इनोवेशन की बात करूँ, तो ये सब पार्ट है एग्रीकल्चर का।
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चा ये सारी टेक्निक्स सीखता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है, अपने फार्म पे करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वो खुद 15 से 20-25 लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर वो पढ़ रहा है, इन सारी टेक्नोलॉजी को सीख रहा है, तो वो अपने फॉर्म पे ही रोजगार दे रहा है। तो आप देखो कि आने वाले समय में अगर हम बात करें कि 20-25 साल बाद हमारा एग्रीकल्चर कहाँ हो या हमारे देश को कितना सशक्त बनाएगा। आज ही आप देखिए कि 2025 में हमारे जीडीपी का 15 से 18-20% जो हिस्सा था वो एग्रीकल्चर से आता है। तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर के द्वारा देश को, दुनिया को सशक्त तो करते आ रहे हैं। और आज भी आप देख रहे हो कि 60 से 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एक कृषि में इन्वॉल्व है। एक और हम जो खास चीज देखते हैं कृषि को लेकर, जब भी बात की जाती है तो जो नए बच्चे, युवा पीढ़ी है जो इस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश भी करते हैं, खुद का काम है तो वो तो और बेहतर है, लेकिन क्या इसमें कुछ जॉब की संभावनाएं भी होती हैं? यदि हम अपने कुछ छात्र जो देख रहे हैं उनको बता सकें। जी जरूर। देखिए, एग्रीकल्चर में जॉब की बहुत संभावना है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें करीबन 150 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है। और उसके बाद आप देखिए हर स्टेट में आपको 500 से 600 एग्रीकल्चर के बिजनेस, अलग अलग कंपनीज आपको मिलेगी। मैं भोपाल की ही बात करूँ या एमपी की ही बात करूँ तो आपको ढेरों कंपनीज ऐसी मिल जाएगी, चाहे वो आपकी इंसेक्टिसाइड्स की हो, पेस्टिसाइड्स की हो, वीडीसाइड्स की हो, हर्बिसाइड्स की हो, या आप आज की डेट में नर्सरी मैनेजमेंट पे चले जाइए। आप देखते हैं कि हम लाइव स्टॉक में चाहे चले जाए, पशुपालन में चले जाए, फिशरीज में चले जाए या पोल्ट्री में, आप कहीं भी देखिए कि हर तरह से जॉब की कई ढेरों संभावना है। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूं तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद वो अगर एमएससी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहा है तो वो बीएससी एजी करने के बाद अपना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, उसमें आपकी एडीओ की, एसएडीओ की, आरएचओ की, आरईओ की, ऐसे ढेर सारी कई सारी रोजगार की उसको मिलती है, रोजगार मिलता है जहां वो कंपटीशन एग्जाम दे सकता है और वो आराम से सिलेक्ट होकर अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। इसके साथ आप देखिए कि वो फूड एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जहां आप खाद्यान्न डिपार्टमेंट जो हमारा है उसमें कई ढेरों सारी वैकेंसीज निकलती है। सॉइल एक हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें सॉइल में ढेरों सारी आपकी वैकेंसीज निकलती है। एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन आपकी केवीकेज में निकलती है। रिसर्च में आप जाइए तो आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। आप आईसीआर गाइडलाइंस अगर पढ़ रहे, आईसीआर में जा रहे हैं तो वहां आपको ढेरों सारी मार्केटिंग की या फिर आपकी जितने भी ये वाली जॉब्स आप देखिए बैंक की, तो मैक्रो, माइक्रो, बैंक फाइनेंस में आपको जॉब्स मिल सकती है। मतलब मैं अगर आपको जॉब के बारे में गिनाना बैठूं तो ये प्रोग्राम ही शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन जॉब खत्म नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब की भरपूर संभावनाएं हैं। तो ये तो है कि इस फील्ड के अंदर इतनी संभावना, यदि कोई इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा और उसको थोड़ा एक्सपोज करने की कोशिश करेगा तो बहुत कुछ है वो अपने मन का कर सकता है। मैं चाहूंगा भाभा यूनिवर्सिटी कैसे, कितनी अलग है पढ़ाई लिखाई में, वो कृषि क्षेत्र के अंदर क्या कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक्सपोजर वहां मिलता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। जी जरूर। देखिए, सबसे पहले तो भाभा यूनिवर्सिटी बहुत सिंपल तरीके से बच्चों को पढ़ाने में बिलीव करती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ने से रटने से ज्यादा उनको सिखाने और सीखने पे फोकस करें। सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को खुद प्रैक्टिकली करके देखने दिया जाए। जब वो एक बार प्रैक्टिकली करता है तो उसको समझ में आता है कि चीजें कैसे उसके लिए संभव होती है। तो हमारे यहाँ पे देखिए जो कोर्सेस, हमारा 4 साल का जो कोर्स चल रहा है, 4 साल में हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर में हमारे 10-10, 11-11 सब्जेक्ट होते हैं। 7वां और 8वां सेमेस्टर हमारा पूरी तरह प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें कई सारे प्रैक्टिकल होते हैं, कई सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं और हमारे पास जो फील्ड है हम बच्चों को वो अलॉट करते हैं। फील्ड पे जाके वो अपनी तरह से अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं, अपनी तरह से वो अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन्हें रिजल्ट मिलता है। सबसे पहली चीज, हम पूरी तरह से फूड प्रोसेसिंग पे या फिर हम देखें कि बच्चों को जैसे आप मशरूम कल्टीवेशन हुआ या जिस तरह के भी कल्टीवेशन है वो बच्चा खुद करे और खुद करके वो सीखे। तो मैं जहां तक कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो ऑनलाइन में भी हम वीडियोस बना के बच्चों को शेयर करने की कोशिश करते हैं कि उससे वो बच्चा जब भी जो भी कुछ सीखना चाहे वो वीडियोस देखे और वो उसको लर्न कर सके। तो छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, बारीक बारीक सी जो चीजें हैं कि बच्चे किस तरह से, आजकल जैसे बच्चे रील पे ज्यादा फोकस करते हैं, 30 सेकंड 50 सेकंड की या 1 मिनट की रील है, तो उसमें
हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को कितना समझा सकते हैं। हमारे पास ये अभी है, अब जैसे हमारे स्टार्टअप की बात हो, एग्री स्टार्टअप की बात हो, या हमारे यहाँ पे कंपनीज की बात अगर हम करें, तो कंपनीज भी जब आती है तो हम उनको किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से ट्रेन करते हैं, ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध होती हैं। और हम छोटी छोटी सी चीजों से लेके बड़ी बड़ी सी चीजों तक बच्चों को कहाँ विजिट कराना है, कहाँ उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना है, इस तरह की सारी सुविधाएं हम उनको उपलब्ध कराते हैं। जरूर मैडम, एक तरह से समझे कि एग्रीकल्चर के अंदर यदि किसी का इंटरेस्ट है, और हम देखते थे कि पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की तरफ बहुत बच्चे जा रहे थे, एक दौर आ गया था, एक दशक आ गया था, 21वीं सदी लगने के बाद एकदम से इंजीनियरिंग का जो क्रेज बढ़ा था वहाँ इतना आ गया कि समझिए आप जॉब्स कम पड़ गई थी। लेकिन हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को देखकर चले, करियर के साथ कितना फोकस्ड है और आगे कितनी जॉब गारंटी यहाँ पर हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में भी? जी, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बराबर जॉब गारंटी है। बस चीजें यही है कि अब बच्चे को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। देखा जाता है यही कि जो क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं या क्रीम बच्चे होते हैं, पहले कंपनीज में उनका सिलेक्शन होता है और पहले आगे वो बढ़ते हैं, और ऐसे बच्चे अधिकतर पीछे रह जाते हैं जो बहुत कम अपना इंटरेस्ट दिखा पाते हैं। तो वो कोई भी फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड हो, डिफरेंट हो, फार्मेसी हो, जब तक बच्चा खुद नहीं मेहनत करेगा, जब तक वो अपने लिए खुद रास्ते नहीं बनाएगा, उसको रास्ते नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले कोशिश यही हमको करनी है कि हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं या हमारे पास जो भी नॉलेज है उस बच्चे को पूरी तरह से हम दे दें, तभी वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक सही गाइडलाइन उसको नहीं मिली तो वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए, एग्रीकल्चर का जो बच्चा है वो अगर गांव में भी रह रहा है, अपनी खेती भी कर रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ शुद्ध भाषा में कि वो कभी भूखा नहीं रह सकता, उसकी फैमिली को कभी भूखा नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना होता है करने के लिए कि वो कोई ना कोई व्यवसाय में चला जाए। जैसे मैं एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करूँ, हम ये वाले पार्ट को छोड़ दिया हमें शायद। एग्रीकल्चर बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा आज की डेट में स्तर बन गया है। आप भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता होगा कि यार आफ्टर रिटायरमेंट में एक काम करूंगा, अपने लिए एक जमीन लूंगा, फार्म हाउस बनाऊंगा, या अपने लिए कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर का सोच के रखूंगा। तो क्यों हम सब ये सोच रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है आगे चल के कि हमारी पूरी तरह से डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे होने वाली है। तो इस तरह से अगर बच्चा आज से ही शुरू कर देता है ना, बीएससी मैडम, और ये दो चीजें हम देखते हैं, दो खास चीजें इसमें हैं कि एक तो सेहत के लिए भी, क्योंकि साफ सुथरी सब्जियां हो, साफ खाना हो, उसके लिए बहुत जरूरी कि आने वाले समय में हमें शुद्ध खाना हो तो हम खुद उगाएं और उसे लें, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों को भी दें। ये कोशिश आज देखते हैं कि घरों में भी लोग खुद घर की यदि बड़ी छत है तो वहां उगाने की कोशिश करते हैं। वो कितनी एक अलग चीज हो जाती है कि हाँ, एग्रीकल्चर को लेकर फोकस्ड। बिल्कुल, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। आप रूफ गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, हम किचन गार्डनिंग की बात कर रहे हैं। तो शहरीकरण में जैसे हम भोपाल की बात करें, आसपास के बड़े एरियाज की जहाँ बात करते हैं, जहाँ आजकल जगह कम होती जा रही है, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप रूफ गार्डनिंग करिए ना, आप अपनी सब्जियां क्यों नहीं उगा रहे हैं? हम अपनी सब्जी क्यों उगा नहीं पा रहे? बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी, उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपनी सब्जियां खुद उगाएं, अपना किचन गार्डनिंग हम खुद करें, तो हम देखते हैं कि डेली की जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं वो हमें आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप भी हम कर सकते हैं इसको। हाँ, बड़ी क्रॉप के लिए हमारी डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। जैसे हम गेहूं की बात करें या चने की बात करें, तो वो उसके लिए हमें खेत में जाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा विकल्प है। आप छोटी छोटी सी चीजें देखिए, अगर आपके पास थोड़े से घर में जगह है तो आप एक गाय रख सकते हैं, गाय पालिए। आपको आप आज देखिए, अगर आप एक देसी गाय भी रखते हैं तो आपको 4-5 लीटर पर डे का दूध मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है वो आपको हर तरह से बेनिफिट दे रहा है। चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप अपने घर में भी देखिए, आप अपने घर में स्टार्ट करके देखिए, छोटी सी चीजें कर करके देखिए, तो आपको बहुत यूजफुल होगी चीजें। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स कृषि को लेकर जो इसमें आगे आ रहे हैं, जो आने वाले छात्र हों खासकर, और इसके अलावा जो कृषि के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनका कृषि से कोई नाता नहीं, कोई परिवार है, लेकिन एक फील्ड लेके जैसे आपने कहा वो शुरुआत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव उन लोगों के लिए ऐसी कुछ जानकारी? गवर्नमेंट पूरा हेल्प कर रही है। हमारे यहाँ जैसे स्कॉलरशिप की बात करें या कहीं भी गवर्नमेंट के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट पूरी तरह से बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है। जैसे जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, जिसको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, या जो बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए फुल स्कॉलर बेस्ड प्रोग्रामिंग चलाई जा रही है,
जिससे सारे बच्चे एजुकेटेड हों और अच्छे से पढ़ पाए। और जैसे हम लोग अगर एग्रीकल्चर में ही बात करें तो आप ड्रिप इरिगेशन या इरिगेशन में आप देखते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप देखिए आपको 50% सब्सिडी मिल रही है। एग्रीकल्चर में आप देखिए खेतों में आप पॉली हाउस लगाइए, आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए, स्प्रिंकलर लगाइए, उस सब में आपको 50% सब्सिडी मिल रही है। आप लोन की बात करते हैं तो ACN-ABC कोर्स चलाता है अपने आप में, मैनेज हैदराबाद ICR के द्वारा वो चलता है, वो आपको 60 to 70% सब्सिडी देता है। उस सब्सिडी के तहत बच्चा अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। स्टार्टअप शुरू करने के बाद वो अपना खुद का बहुत बड़ा रोजगार खड़ा कर सकता है। तो ये कुछ विकल्प चल रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ स्कीम्स चल रही है, ये बहुत ही लाभप्रद है। अगर इसका सही से यूज किया जाए तो वाकई हम आगे बढ़ सकते हैं। जरूर, ये तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की मैंने बात की, लेकिन साथ ही हमें देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी बिना गवर्नमेंट के खुद इंडिपेंडेंट एक किसान जो बनता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार आज के समय जो मुद्दे रहते हैं किसानों को लेकर, खाद हो, बीज हो, इन सब चीजों के लिए उससे परेशान होना पड़ता है। तो इन सब चीजों से इधर हटके कैसे किसान इंडिपेंडेंट बने, कैसे सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, उनकी भी कुछ जानकारी दीजिएगा। देखो, किसान के इंडिपेंडेंट होने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। जब तक वो समझेगा नहीं, उसको चीजें समझ नहीं आएगी, वो कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं बच्चों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि आप पढ़ सिर्फ अपने आप के लिए नहीं रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप कृषि से जुड़े हुए हो तो जैसे कई ऐसी चीजें होती है जो फार्मर तक पहुंचती नहीं है, उसको पता ही नहीं चल पाता कि क्या स्कीम चल रही है या क्या सुविधा उसको मिल रही है। तो ये उसको जब मिलेगी, जब वो उससे जुड़ेगा, या अपने आसपास के जो लोग हैं, जैसे हम लोग रूरल एरियाज में जाए तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कृषि अधिकारी हैं या हमारे ग्राम सेवक जिसको कहा जाता है, उनका काम ही यही होता है कि वो जाते हैं और फार्मर्स को ये सारी चीजें समझाते हैं। तो ये चीजें तभी फार्मर समझता है जब वो किसी को देखता है करते हुए, है ना। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं तो वो नहीं भरोसा कर पाता, क्योंकि उसको तो लगता है कि मेरा लॉस होगा। लेकिन जब वो किसी को देखता है प्रॉफिट होते हुए तो वो खुद धीरे धीरे उस चीज को अपनाने लगता है। तो सबसे पहली चीज यही है कि जब उसके इंडिपेंडेंस होने का कारण यही होगा, जब वो तब तक खुद नहीं पढ़ लेगा या खुद नहीं समझ लेगा, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए कृषि और कृषि से जुड़ना और कृषि की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये अन्नदाता यदि पढ़ लिख जाए, ज्ञानी हो जाए, तो फिर तो उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। लेकिन एक और हम देखते हैं जो मुद्दा रहता है कि सोर्स ऑफ इनकम कृषि के अंदर जितनी मेहनत हो, जितनी लगन हो, उतना ज्यादा कमाया जा सकता है। एक पढ़ा लिखा किसान खुद की जमीन पर यदि काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बिल्कुल पढ़ा लिखा है, ज्ञानी भी है, तो क्या एक अच्छा अचीवमेंट कर सकता है, सोर्स ऑफ इनकम को अपनी बढ़ा सकता है एक वेल सोसाइटी में, जो कहा जाता है कि हाँ कृषि के क्षेत्र में है लेकिन आज बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए हमारे आसपास कितने सारे सक्सेसफुल फार्मर हैं जिनकी हम सक्सेसफुल कहानियां भी चलाते हैं और हम उनसे मिलते भी हैं। कितने सारे हमारे ऐसे फार्मर हैं जो आप देखिए 23-24 में हमारी कृषि कर्मठ अवार्ड एक महिला थी जिन्होंने अपने फार्म पे अत्यधिक गेहूं उगाने में उनको कृषि कर्मठ अवार्ड मिला हुआ है। तो ऐसे कई फार्मर हैं और ऐसे कई पढ़े लिखे लोग हैं जो PhD करके भी आज अपना स्टार्टअप शुरू करके भी उनका 1 ईयर का देखो 10 CR तक उनका टर्नओवर जा रहा है। तो वो कैसे कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी पढ़ाई, ये सब कुछ उनको योगदान कर रही है, सब कुछ उनको बढ़ा रही है आगे करने के लिए। तो हमारे पास छोटा सा स्टार्टअप भी अगर हमने शुरू किया है तो वो बहुत बड़े लेवल पे जाके आपको बहुत अच्छी इनकम देगा। बस देखिए शुरुआत में तो चाहे कोई भी स्ट्रीम हो आपका या कोई भी फील्ड हो आपका, थोड़ी सी परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है पूर्ण तरह मौसम पर आधारित है ना। मौसम मेहरबान होता है तो सब कुछ संभव होता है। लेकिन इसीलिए हमने अपने आप को थोड़ा सा टर्न किया है पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, नेट हाउस की तरफ, कि अगर मौसम की मार भी हमको पड़े तो कुछ हद तक हम अपने आप को संभाल पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे, है ना, जैसे मैं देखती हूँ कि हमारे पास फील्ड भी है, क्रॉप भी है, फार्मिंग के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्रॉप है, या हमारे पास लाइव स्टॉक है, हमारे पास मुर्गी पालन हम कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, या साथ में फिश का पॉट भी हमने लगाया हुआ है। तो इसलिए कि जब डिफरेंट कल्चर को हम अपनाते हैं,
रेशम पालन अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग बहुत है, सारी- साथ में आप नर्सरी मैनेजमेंट, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि मैं आप बोलूंगी तो समय कम हाँ, पड़ जाएगा। समय वाकई इतने कम है। सारे सेक्टर आप एक साथ कर सकते जरूर, हैं। तो बहुत संभावना है, कोशिश है, बस यदि इंटरेस्ट के साथ कोई आगे बढ़ता है और कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो उसके साथ संभावनाएं बहुत है। और ये गारंटी जरूर है कि आप, क्योंकि अन्न का क्षेत्र है तो ये तो गारंटी है किसी जॉब के अंदर भूखे मरेंगे, लेकिन इसमें ये गारंटी है कि कभी आप खाली हाथ नहीं जाएंगे और दूसरों को भी पेट भरेंगे और खुद भी आगे बढ़ पाएंगे। समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका प्रोफेसर सोनाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से खास जानकारी साझा करने के लिए। स्वराज करियर में जो हमारा विषय था कृषि में संभावनाएं बहुत हैं। यूं तो लगता है कि सुनते से ही कि इसके लिए पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है, पहले ये सोच थी आ जाइए साथ में जुड़ जाइए और शुरू हो जाइए, लेकिन इसमें आप पढ़ लिख कर ज्ञान लेकर आगे बढ़ेंगे तो दूसरे से कुछ अलग कर पाएंगे। और यही कृषि का क्षेत्र आपको पता नहीं चलेगा कैसे आपको दूसरों से अलग करके एक आगे बढ़ा देगा और आप इसमें ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।